वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग क्लास 11th के कुछ एक एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाते हैं और ये हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हम सप्लाई को और मार्केट को कवर करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको आप देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है उसमें क्या रहा है कि पूर्ति के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर क्या होता है। तो बेसिकली पूर्ति का जो नियम है वो एक फंक्शन पे डिपेंड करता है। बोलता है सप्लाई ऑफ एक्स is a function of price of x, price of related goods, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट टैक्स, ठीक है, फर्म की पॉलिसी, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और अगर नियम से देखा जाए, सप्लाई का नियम जो है वो डिमांड के नियम के अपोजिट होता है। और सप्लाई का नियम कहता है कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी प्राइस बढ़ेगा चीज़ों का तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम सारे ऑप्शन को देखें तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बोलता है कि जब एक पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होती है, एक्स अक्ष के समानांतर होती है मतलब इस टाइप से, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ठीक है, सप्लाई कर्व एसएस, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो है वो इन्फिनिटी माना जाएगा। एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली जब सप्लाई कर्व होता है तो वो ऐसा होता है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है। और अगर वो सप्लाई कर्व वाई एक्सिस से उठे, यहाँ जो है तो उसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है 1 होगा। यहाँ से उठ रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर यहाँ से उठे ऐसे करके, ये सप्लाई कर्व है, तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ओके, ओरिजिन से उठे और अगर मान लीजिए थोड़ा सा ओरिजिन से उठे और उसके बाद वो चाहे उसका स्लोप कैसा भी हो, ओरिजिन से उठने के बाद उसका स्लोप कैसा भी हो, लेकिन वहां पर हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को 1 ही मानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बिंदु विधि का अन्य नाम क्या है। तो बिंदु विधि जो है उसका दूसरा नाम चाप विधि भी है और ज्यामितीय विधि भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर बोल रहा है वे सभी पूर्ति वक्र जो मूल बिंदु से होकर गुजरते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो यूनिट होती है। मूल बिंदु से देखिए ये गुजर रहा है, तो यहाँ पर ES जो है वो इक्वल्स टू 1 है। मूल बिंदु से ही ओरिजिनेट किया और अगर थोड़ा सा झुका हुआ भी है, ऐसे भी है, तो भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 1 ही रहेगा। क्लियर। अब बोलता है पूर्ति में संकुचन, पूर्ति में संकुचन, संकुचन और विस्तार, संकुचन और विस्तार, विस्तार मतलब वो एक्सपेंशन, ये हमेशा अपनी कीमत की वजह से होता है, चाहे वो डिमांड का हो चाहे सप्लाई का हो, ठीक है। तो ये हमेशा अपनी कीमत में कमी, ये डिमांड वाला तो आप लोगों को बता रखा है मैंने कि डिमांड कर्व पे अगर नीचे जा रहे हैं, सेम कर्व पे अगर नीचे जा रहे हैं तो ये एक्सपेंशन हुआ, और सेम कर्व पे अगर ऊपर जा रहे हैं ये विस्तार है। ये डिमांड का कर्व है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। ये जो है एक्सपेंशन हो रहा है और ये जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ओके। और सप्लाई का कर्व ये रहा। सप्लाई के कर्व में अगर हम सेम कर्व पे नीचे आ रहे हैं तो ये संकुचन है, ये संकुचन है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है कि बाईं ओर खिसकाओ। बाईं ओर खिसकाओ का क्या मतलब हुआ, ये ऐसा है सप्लाई का कर्व और ये ऐसा हो गया। तो ये जो चीज़ है ये सप्लाई का कमी है, ये क्या है, कमी। और चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, कमी हो चाहे वृद्धि हो, उसके लिए फैक्टर्स अदर देन प्राइस होते हैं। मूल्य वहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं रह जाता है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस हो जाते हैं। तो ये अन्य कारकों में परिवर्तन की वजह से।
बोलता है कि पूर्ति की लोच 1 है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 8 है। तो मात्रा में मतलब परसेंटेज क्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो परसेंटेज मेथड में आप जानते हैं कि ES क्या होता है, परसेंटेज क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज पी। तो ये 1 है, परसेंटेज क्यू आपको पता नहीं है, लेकिन परसेंटेज पी आपको दिया हुआ है 8। ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर, तो परसेंटेज क्यू क्या आ गया 1 × 8 यानी 8, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन 8 में पूछ रहा है कि टैक्स लगेगा। टैक्स लगेगा तो क्या होगा, टैक्स लगेगा तो चीज़ महंगा हो जाएगा, है ना। और चीज़ महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में आदमी डिमांड ही कम करेगा, तो लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाएगा। बोलता है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 0 है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर 0 है तो सप्लाई कर्व ऐसा होगा, ES = 0। ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पूर्ति अधिक लोचदार होती है। पूर्ति अधिक लोचदार कब होती है, तो दीर्घकाल की स्थिति में, जब आप इसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अल्पकाल में तो जो माल लेकर के आए हैं वही है। बोलता है कि पूर्ति का एक आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है। यह हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई का जो स्टेटमेंट होता है उसमें 3 चीज हमेशा ध्यान रखते हैं। एक नियत समय, एक नियत मात्रा और एक नियत मूल्य। ये सारी चीजें नियत होती हैं। तो यहाँ पर खरीदने की तत्परता जो है ये कोई एलिमेंट नहीं है। अब बोलता है बाजार की विशेषता क्या है। तो बाजार जो है वो क्या है, मार्केट क्या है, एक मैकेनिज्म है जो क्या करता है, जो वस्तु और सेवा है उसके बेचने वाले को और वस्तु और सेवा के खरीदने वाले को पास लाते हैं, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, निकट संपर्क स्थापित करेगा। बोलता है किस बाजार में मांग एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो आपको पता है ये पूर्ण प्रतियोगिता का फीचर है। इसमें यही प्राइस कर्व होता है, यही डिमांड कर्व होता है, यही AR कर्व होता है और यही MR कर्व होता है। ये परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता का फीचर है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके। और अगर आप बोलिएगा कि सर इसमें TR कर्व कैसा होगा, तो TR कर्व मैं दिखा देता हूँ। TR कर्व ऐसा होगा, ये है TR कर्व। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि कोई भी फर्म जो है वो प्राइस टेकर होता है, मूल्य स्वीकारक होता है। बाजार में मार्केट का प्राइस है और जो प्राइस है उसी में आपको सामान बेचना है और जितना आपका बिक जाए। फिर यहाँ पूछ रहा है कि किस प्रकार के बाजार में फर्म जो होती है वो कीमत निर्धारक होती है। तो मोनोपोली जो है उसमें फर्म जो है वो कीमत निर्धारक होती है, क्योंकि एक फर्म इंडस्ट्री होती है और चूंकि वही एक सप्लायर है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मार्केट में फ्री एंट्री नहीं हो सकता है, तो उस फर्म ने जो प्राइस रख दिया उसी प्राइस पे बिकेगा। वस्तु विभेद वस्तु विभेद जो है वो मोनोपोलिस्टिक का फीचर है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं उसका फीचर है। बोलता है एकाधिकार बाजार में मांग कैसा होता है। एकाधिकारी बाजार जो है उसमें मांग जो है वो कम लोचदार होता है। फिर बोल रहा है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में मांग वक्र की प्रवृत्ति कैसी होती है। जो एकाधिकारात्मक है, मोनोपोलिस्टिक 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 तो इसमें मांग वक्र की प्रवृत्ति जो है वो क्या है, अधिक लोचदार होगी, क्योंकि बहुत सारे फर्में हैं और एक जैसा सामान बेच रही हैं। तो इसमें क्या होगा, अधिक लोचदार। बोलता है किस प्रकार के बाजार में मांग वक्र की प्रकृति अनिश्चित होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा जो है वो हमेशा ओलिगोपोली में होता है, अल्पाधिकार में होता है। बेसिकली अगर देखिएगा तो वहाँ पर मांग वक्र जो है वो किंग शेप्ड का होता है ऐसा।
और इसके बहुत सारे मॉडल हैं। जब आप एडवांस क्लासेस में जाइएगा, फर्स्ट ईयर में जाइएगा, तो अब आप पढ़िएगा कि अलग अलग मॉडल है। स्विगी का मॉडल है, कर्नॉट का मॉडल है, और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने मॉडल दिया है उस पर। बोलता है कीमत विभेद किस बाजार की विशेषता है। तो सबसे पहले तो कीमत विभेद को आप समझ लीजिए, मैं समझाता हूं। देखिए, बिजली है, अब देखिए उसी बिजली का रेट जो डोमेस्टिक है वो अलग है। आप अपने घर में जलाते हैं वो बिजली, उसका यूनिट अलग जाता है। वही सेम बिजली दुकान में जलती है, कमर्शियल रेट वो अलग है ना। और वही सेम बिजली जब एग्रीकल्चर के लिए किसानों को मिलती है तो उसका रेट अलग है। एग्रीकल्चर के लिए गया तो उसका रेट अलग है। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट तो एक ही है, एक ही प्रोडक्ट का एक ही मार्केट में अलग अलग यूजर से अलग अलग दाम, या एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग मार्केट में अलग अलग यूजर से अलग अलग दाम। इस चीज को बोलते हैं कीमत विभेद, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ये सिर्फ मोनोपोली में होता है। जो मोनोपोली वाला है, एकाधिकार वाला, वही कर सकता है। तो 19 का बी बोलता है एआर और एमआर समान होते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने ग्राफ में बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन का खासियत है यही प्राइस है, यही एआर है, यही एमआर है, और यही डिमांड कर्व भी है। ये सारा पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। फिर आपसे पूछ रहा है कि लेड, एलईडी और वॉशिंग मशीन, तो ये किस टाइप का मार्केट का एग्जाम्पल है? तो बेसिकली ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। बहुत सारे सप्लायर है। वॉशिंग मशीन ही खरीदने जाइएगा तो देखिएगा कि बहुत सारी कंपनियां हैं। आपको ब्रांड्स के, कंपनियों के नाम पता है कि सैमसंग का लेना है, एलजी का लेना है, हुइयर का लेना है, या और भी। उसी तरीके से लेड बल्ब जो है उसका में भी बहुत सारे हैं। अब बोलता है विक्रय लागतें। विक्रय लागतें मतलब सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस, तो सेलिंग एक्सपेंस जो होता है वो बेसिकली एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का फीचर होता है। बोलता है परस्पर निर्भरता किस प्रकार की विशेषता है। तो परस्पर निर्भरता जो है वो अल्पाधिकार में होता है। बोलता है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में क्या होती हैं। तो अभी मैंने बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो है वो फर्म जो है वो कीमत स्वीकारक होती है। बोलता है भारत में एकाधिकार का उदाहरण है। तो आरबीआई जो है वो एकाधिकार है नोट इशू करने का। और इंडियन रेलवे, अभी तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बट स्टिल अभी भी मेजर पोर्शन जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो आरबीआई और रेलवे जो है वो मोनोपोली का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर पूछ रहा है पूर्ण ज्ञान ये कहाँ पर होता है। तो पूर्ण ज्ञान जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण है। फिर बोलता है कि किस टाइप में, कौन सा ऐसा मार्केट है जहाँ पे प्राइस जो है वो एआर के बराबर होता है। तो बेसिकली प्राइस जो एआर के बराबर होता है ये सभी टाइप के मार्केट में कहीं भी। क्यों? क्योंकि टीआर, अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्या दाम रखा है, कितना बेच रहे हो। और एआर जो होता है वो होता है टीआर बाई क्यू। और टीआर क्या है? पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, यानी एआर बराबर क्या हुआ? प्राइस, यहाँ से। और ये जो है ये सभी मार्केट में होगा। फिर बोलता है कि किस बाजार में फर्में आपस में सहयोग करते हुए, किस प्रकार के बाजार में फर्में आपस में सहयोग करते हुए एक दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं। तो सहयोगी अल्पाधिकार में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है दीर्घकाल में अगर पूर्ण प्रतियोगिता है तो कोई भी फर्म केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकती है, सिर्फ सामान्य लाभ ही कमा सकती है।
फिर बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की अगली इकाई बेचने के लिए फर्म को कीमत रखनी पड़ती है, क्योंकि को कीमत समान रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि फर्म जो है वो कीमत स्वीकार करती है और कुल पूर्ति में फर्म का अंश नगण्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सारे ऑप्शन सही हैं। समरूप वस्तु का उत्पादन है, फर्म कीमत स्वीकार करती है, और कोई भी फर्म, जब बहुत सारे फर्में हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, तो कोई भी फर्म जो अकेले अपने मन से चीजों को मैनिपुलेट और कंट्रोल नहीं कर सकती है। बोलता है उत्पादन बंद बिंदु, शट डाउन पॉइंट कब होता है? तो जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी जो है वो प्राइस से बड़ा हो जाए या प्राइस के बराबर हो जाए, जब एवीसी कर्व प्राइस कर्व के ऊपर आ जाए या उसको टच करे, तो फर्म को बंद कर देना चाहिए। मतलब लॉस हो रहा है कि फर्म जो है वो केवल वेरिएबल कॉस्ट इनकर मतलब कवर कर पा रही है और फिक्स कॉस्ट का कोई कवरेज नहीं है, तो ऐसे में फर्म को बंद करना पड़ेगा। सिंपल एक बात समझिए ना कि अगर एक ऑमलेट की कीमत एक अंडे के दाम के बराबर हो, तो आपको लगता है कि आप बिजनेस करेंगे? आपको बंद करना पड़ेगा। बोलता है संतुलन कीमत पर, संतुलन कीमत पर हमेशा वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति समान होती है। फिर बोल रहा है अतिरेक मांग संतुलन कीमत से, जो अतिरेक मांग होती है उसमें संतुलन कीमत ऊपर होती है, संतुलन कीमत से ऊपर। अतिरेक मांग संतुलन कीमत से निचली कीमत पर होती है। और बोलता है अतिरेक पूर्ति संतुलन कीमत से, अतिरेक पूर्ति जो है मतलब एक्सेस सप्लाई, वो क्या है कि संतुलन कीमत से ऊपर कीमत पर मिलती है। ये देखिए, ये डिमांड हुआ, ये सप्लाई हुआ, ये हुआ संतुलन कीमत। अब यहाँ पर इससे ऊपर जाइएगा तो क्या देखिएगा? ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। अगर यहाँ से इस प्राइस पे चले गए तो यहाँ पर डिमांड देखिए इतना ही है, लेकिन इस प्राइस पे सप्लाई क्या है? इतना। ये जो गैप यहाँ आप देख रहे हैं यही है अतिरेक पूर्ति, ठीक है। और अगर अतिरेक मांग की बात करें, अगर अतिरेक मांग की बात करें तो ये देखिए, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ये है इक्विलिब्रियम। यहाँ देखिए, उस इक्विलिब्रियम से नीचे देखिए, इस प्राइस पे देखिए डिमांड इतना कर रहा है पब्लिक, लेकिन फर्म जो है वो सप्लाई इतना ही करना चाहती है। OQ1 ये सप्लाई है, डिमांड कितना है? OQ2, और इसका बीच का जो गैप है Q1 Q2 ये एक्स्ट्रा डिमांड है। बोलता है अतिरेक मांग की दशा में प्रतियोगिता आरंभ होती है। जब एक्सेस डिमांड होगा तो उपभोक्ताओं में चीज़ें नीलाम होंगी, बिकेंगी नहीं। इमेजिन कीजिए कि मार्केट में कोई चीज़ एक ही है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं, तो क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा दाम देगा उसको मिल जाएगा। और जब अतिरेक पूर्ति की दशा होगी तो उसमें क्या होगा कि कंपटीशन होगा किसके बीच में? सेलर्स के बीच में। जो सबसे सस्ता बेचेगा उसका सामान बिक जाएगा। बोलता है उच्चतम कीमत की नीति सरकार डैश के हितों को बचाने के लिए लगाती है। तो उच्चतम कीमत नीति जो है वो बेसिकली क्या है कि हमने दाम फिक्स कर दिया, ठीक है, हमने दाम फिक्स कर दिया। इसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग। कि एक कोई ऐसा सामान है जो उपभोक्ता के यूज का है और मार्केट में दाम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर देती है कि दाम फिक्स कर देती है। बोलती है कि भाई ये सामान इसी दाम में बिकेगा। और अगर पब्लिक को चाहिए तो क्या होगा कि पब्लिक आकर के गवर्नमेंट से खरीद सकती है। गवर्नमेंट ऐसे टाइम में बेचने लग जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार दाल या प्याज या कुछ ऐसा चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया मार्केट में, तो गवर्नमेंट सप्लाई करने लग जाती है, बोलती है आओ हमसे ले जाओ। लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी ही मिलेगा। और इस चीज़ पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ भी देख करके समझ सकते हैं इस चीज़ को।
यदि मांग में वृद्धि पूर्ति की वृद्धि से अधिक है, बोलता है डिमांड जो है वो सप्लाई के इंक्रीज से बढ़ रहा है तो संतुलन कीमत बढ़ेगा। देखिए दिखाता हूँ ग्राफ में, समझिए। यह डिमांड कर्व, यह सप्लाई कर्व। डिमांड बढ़ गया, ये डिमांड D1 हो गया। सप्लाई भी बढ़ा, लेकिन सप्लाई जो है वो जितना प्राइस, और ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट ओरिजिनल, और ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखिए सप्लाई को भी बढ़ा दे रहे हैं, ये देखिए सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ा है, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है? E1 पे। ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व था, ये S1 है। अब देखिए इस चक्कर में क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ के P1 हो गया, तो बढ़ती है। बोलता है बाजार में कालाबाजारी की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो कालाबाजारी कब होती है? जब उच्चतम कीमत तय होता है, तब उस वक्त पे कालाबाजारी होती है। बोलता है यदि पूर्ति में वृद्धि मांग में वृद्धि से अधिक हो, बोलता है सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाए, डिमांड कम बढ़े, तो उसमें क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, गिरती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को किया। थैंक यू।